नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल के ट्विस्ट इन जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, किस तरह से आर्य लोग निवास किया करते थे, उनका रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, वे लोग किस तरह की ज़िंदगी जिया करते थे और किस तरह की खेती किया करते थे, क्या उनका व्यवसाय था, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग वैदिक सभ्यता को दो भागों में, अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग अभी ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक है तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। हमारे जो 4 महत्वपूर्ण वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो ऋग्वैदिक काल की रचना ऋग्वेद में जिस काल में हुई थी उसे हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। अब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो ये जान लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में हमारा भारतीय समाज जो था वो आर्य जनों से मिलकर बना हुआ था। आर्य जनों का मतलब क्या होता है कि प्राचीन काल में हमारे आर्य लोग जो थे वो लोग जनजातियों से इकट्ठा हुए थे। जनों का मतलब क्या होता है कि जनजातियों के रूप में इकट्ठा होना, एक समूह में एकत्रित हो जाना, तो उसे हम लोग उसे जन कहा जाता है। तो आर्य लोग जो थे वो जनजातियों में इकट्ठा हुए थे, इसलिए उन्हें आर्य जनों के नाम से जाना जाता है। यानी हमारी ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज जो था वो आर्य जनों से मिलकर बना हुआ था। अब बात यहाँ आती है कि आर्य जन रहते कहाँ थे, क्या करते थे। तो आर्य जनों के पास क्या था कि हजारों पालतू पशु हुआ करते थे। अब आसान सी बात है कि जिनके पास हजारों पालतू पशु रहेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, खाना पीना और पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो आर्य लोग क्या था कि इनके लिए जहाँ पर जानवरों के लिए जहाँ चारा पानी उपलब्ध था वहीं ये लोग जाकर बस जाया करते थे। तो इसको हम लोग इसके बारे में पिछली क्लास के वीडियो में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इसके आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता हमारी जो थी ग्रामीण एवं कृषि प्रधान सभ्यता थी। हमारी भारत की जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण एवं कृषि प्रधान सभ्यता थी। मतलब जो लोग थे वो गाँव में रहते थे और उनका मुख्य व्यवसाय या मुख्य काम कह लें तो कृषि था। वे लोग कृषि के ऊपर अपना जीवन निर्धारित थे। कृषि, जैसे कि हमारा भारत ही एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश हमारा भारत ऐसे ही नहीं बना। हमारे भारत को कृषि प्रधान देश इन्हीं आर्य लोगों से ही सीखकर बना है, क्योंकि पुराने ज़माने से हमारे पूर्वज जिस प्रक्रिया को करते आए हैं उसी को उसकी अगली पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी उसी प्रक्रिया को अपनाते आई है। तो ये जो काम कर रहा है, जैसे कि होता है ना कि किसी भी व्यक्ति का, जैसे कि इस एक व्यक्ति का या किसी परिवार का एक व्यक्ति जैसे सरकारी नौकरी हो गया तो उसके बच्चे भी वही सोचेंगे कि वो भी सरकारी नौकरी करें। तो उसी तरह वह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। तो आर्य लोगों से सीखकर हमारा भारत क्या बना है, एक कृषि प्रधान देश है। अभी तो भारत बहुत आगे तरक्की कर चुका है। तो हमारा भारत क्या था, ग्रामीण एवं कृषि प्रधान सभ्यता थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके आधार पर हम बता रहे हैं आप लोगों को कि आर्य लोग जो थे वो गेहूँ, जौ, चावल, उड़द और मसूर और तिल की खेती किया करते थे और इनके पास हजारों पालतू पशु हुआ करते थे।
तो जानवरों के लिए चारा पानी जहाँ उपलब्ध था वहीं ये लोग जाकर बस जाया करते थे। मतलब आर्य लोग नदियों के किनारे बसते थे, तो नदियों के किनारे आसानी से पानी की उपलब्धता हो जाती थी। तो इन लोग क्या करते थे कि खेतों की सिंचाई भी आसानी से कर लिया करते थे। आर्य लोगों को खेतों को सींचने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाया करता था। अब बात ये आती है कि ये लोग जब अनाज या फसल इतनी भारी मात्रा में उगा लिया करते थे तो उसका करते क्या थे। तो एक बात यह है कि आर्य लोग जब फसलों का उत्पादन करते थे तो आर्य लोग की फैमिली जो थी वो संयुक्त परिवार थी। इनके मतलब 3-4 पीढ़ी के लोग एक ही परिवार में रहते थे। जैसे कि उसके दादा हो गए, दादी हो गए, फिर माता पिता, फिर उसके बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे, लोग एक ही परिवार में रहते थे। तो घरों में अन्न का तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और उसके बाद जो अन्न बच जाता था उसका लोग विनिमय कर दिया करते थे। क्या करते थे कि विनिमय कर दिया करते थे। अब बात यह आती थी कि उस समय तो सिक्के उसके चलते नहीं थे, या सिक्के चलते भी थे तो कौन से सिक्के चलते थे। तो उस समय वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है। विनिमय का अर्थ विनिमय का अर्थ मुख्यतः यह है कि लेन देन से है। किससे? लेन देन से है। यानी जैसे किसी को कोई वस्तु लेना है तो हम एक वस्तु आपको देंगे तो आप वो वस्तु हमको देंगे। जिस तरह से आज हम लोग अपना पैसा दूसरे को देते हैं और कोई भी सामान उससे हम वापस लेते हैं। तो क्या था कि उस समय वस्तु विनिमय के रूप में गायों का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग? विनिमय का अर्थ तो लेन देन से होता है। मतलब कोई भी वस्तु खरीदने के लिए एक वस्तु देंगे उसको तो एक वस्तु हमको देगा। तो विनिमय के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गायों का। अब बात आती है कि गायों को क्यों विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता था। तो गायों का वैदिक काल में बहुत ही समाज में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त था। गाय जो थी समाज में एक उच्च स्थान गायों को प्राप्त था। इस तरह से गायों को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। मतलब गायों को महत्व इतना था कि गायों को देवी के रूप में पूजते थे और उसका महत्व वस्तु को लेने देने के लिए करते थे। तो संभवतः यह तो आसान सी है कि लोग उसकी चोरी तो करेंगे, तो लोग उसकी चोरी भी कर लिया करते थे गायों की। जब लोग गायों की चोरी कर लिया करते थे तो अक्सर गायों की लेकर लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। गायों को अघन्य माना गया था उस समय। अघन्य का मतलब होता है कि गाय को न मारे जाने वाला, मतलब कि जिसको नहीं मारा जा सकता है। अगर आप उसको मारेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। मतलब गाय की महत्व इतना थी। तो वस्तु को लेने देने के लिए गाय का भी उपयोग की। गाय जो थी प्राथमिकता थी, मतलब पहली प्राथमिकता ही थी कि गाय, जैसे हम लोग पहले रुपया देते हैं, पैसा वैसा देते हैं, या पैसा नहीं रहता तो कोई भी वस्तु दे देते हैं या गहन रख देते हैं। जैसे हम अपना मोबाइल रख दिए तो अपना बोल दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा आ जाएगा तो दे देंगे, आप हमें वो सामान दे दीजिए। तो उस समय क्या था कि पैसे के स्थान पर गायों का प्रयोग करते थे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। अब गायों के बाद किसका स्थान आता था? तो गायों के बाद घोड़ों का प्रयोग करते थे। घोड़ों का, क्योंकि वैदिक काल के लोग जो थे उनके पास तो भारी मात्रा में पशु हुआ करते थे। अब पशु इसलिए पालते थे क्योंकि पशुओं के बदले एक तो उनको खाने पीने की सामग्री भी मिल जाती थी। जैसे कि जो किसान हो गए तो उनसे कोई भी वस्तु लेनी थी तो गाय को देकर वस्तु ले लेते थे। तो आर्य लोगों के पास गाय, भैंस, बकरी और घोड़े इत्यादि पालतू पशु हुआ करते थे। तो घोड़े का प्रयोग वो लोग घुड़सवारी के लिए भी किया करते थे। तो दूसरे स्थान पर गायों एवं घोड़ों का प्रयोग वस्तु विनिमय के लिए किया करते थे। अब वस्तु विनिमय के लिए निष्क का प्रयोग किया जाता था। निष्क का अर्थ यह होता है सिक्का।
निष्क का अर्थ क्या होता है? सिक्का। निष्क, निष्क का अर्थ होता है सिक्का। सिक्कों का प्रचलन भी था आर्यों के समय। आर्यों के द्वारा बनाए गए सिक्के थे, तो वे लोग निष्क का भी प्रयोग किया करते थे वस्तुओं के लेन देन के लिए। लेन देन के लिए सबसे पहले तो आर्य लोग किसका प्रयोग करते थे? तो गाय का। गाय अगर उनके पास नहीं है तो घोड़ों का प्रयोग करते थे, अगर घोड़ा नहीं है तो सिक्के का प्रयोग। अपनी आवश्यकता के अनुसार वो लोग इनका प्रयोग किया करते थे। वैदिक सभ्यता में गाय जो थी वस्तु विनिमय का एक प्रमुख साधन थी। तो बात करते हैं कि जैसे वैदिक काल के लोग इंद्र की मूर्ति खरीदने के लिए 10 गाय देते थे, तो उनको एक इंद्र भगवान की मूर्ति प्राप्त होती थी। मतलब वस्तु विनिमय के लिए पैसे के बदले वो लोग 10 गाय देते थे और एक इंद्र भगवान की मूर्ति अपने पास खरीदते थे। मतलब तो दोस्तों, हमारा वैदिक काल का आर्थिक जीवन समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम इसके राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।